ये अपनी रिकॉर्डिंग में स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम बैलेंस शीट के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा जैसे कोई बच्चा पढ़ता है तो उसकी मार्कशीट बनती है स्कूल में, वैसे कोई व्यापार व्यापार करता है तो व्यापारी की क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी। तो बैलेंस शीट से डिसाइड होता है कि वो उसकी व्यापारी की क्या पोजीशन है, आगे व्यापार किया जाएगा, कितनी कहते हैं ना किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बच्चे को बोलते हैं स्कूल में, पेरेंट मीटिंग होती है, पीटीएम बोलते हैं उसको। तो पीटीएम में बोला जाता है कि भैया बच्चे का इस सब्जेक्ट पे फोकस करो, आप ये सब्जेक्ट इसका अच्छा, इसमें आगे बढ़ाओ उसको, और जिसमें कमजोरी है उसमें उसको ट्यूशन लगाओ, कुछ करो। तो उसी तरीके से हमारी बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट होती है। तो जैसे हमने तराजू का उदाहरण दिया कि तराजू एक साइड सामान रखते हैं, एक साइड बाट रखते हैं। तो ऐसे इसमें दो साइडें होती हैं, लेकिन एक है लाइबिलिटीज, हमारे दायित्व, और एक है हमारी एसेट। तो इसमें कैपिटल को छोड़ के, कैपिटल हमारी खुद की होती है, बाकी सारी चीजें होती हैं वो किसी ना किसी से हमने ली होती हैं। कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के बाकी चीजें क्या होती हैं, हमारी खुद की नहीं होती, हमने किसी व्यक्ति से उधार ली रखी है कि नहीं। वो पैसा हो सकता, सामान हो सकता, दो ही चीजें हो सकती हैं। ये फिर स्टाफ की सैलरी हमने नहीं दी हो, ये कोई खर्चा हमने अभी पेमेंट नहीं किया हो, तो वो प्रोविजन होते हैं सकते हैं। सरकार को टैक्स नहीं दिया हो अभी, तो वो ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ सकते हैं। तो कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के बाकी सब हमारी क्या लाइबिलिटी है, हमें सब चुकाने होते हैं, ये हमारा अपना होता है। तो अब आपकी जो लाइबिलिटी है, उससे फिर उसके इक्वल आपकी एसेट भी होगी। तो देखो, जैसे आपकी कैपिटल है और रिजर्व है, इनसे आपकी फिर क्या होगी, एसेट होगी। एसेट कैसे होगी भाई, ये देखो सर, ये देखो एसेट कैसे होगी, ऐसी होगी कि ये हमारी बैलेंस शीट है। अब ये हमारी लाइबिलिटीज ही हमारी एसेट है। तो मैंने कहा ना, ये हमारे खुद का पैसा होता, ये हमारा खुद का पैसा होता, ये होता है जो हमने लगाया पहले, और ये होता है जो मुनाफा कमाते हैं, वो यहाँ था रिजर्व एंड सरप्लस में। तो अब इस पैसे का यूज हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे बैंक में हो सकता, हमारे पास स्टॉक के रूम में हो सकता, सामान पड़ा हुआ, हमारा कोई डिपॉजिट में जमा हो सकता, हमने किसी को पैसा उधार दिया हो सकता, हमने किसी को सामान्य संपत्ति उधार दी हो सकती है, हमारा कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो सकता, कोई हमारे पास ऐसी एसेट हो सकती है जिसको हमने खर्चा कर दिया लेकिन लाभ लंबे समय तक मिलेगा, ऐसा खर्चा वो हो सकता। हो सकता हमने किसी दूसरी ब्रांच खोल रखी है, वहां पैसा डाल रखा, वो हो सकता। ठीक है। तो ये इस तरीके से बैलेंस रहता है, इस तरीके से बैलेंस रहता है। अगर समझो, अगर ये पैसा, ये सारी चीजें जो है आपकी खुद की है, जैसे यहाँ मान लो आप पे 100 है, और 100 ये आपके पास यहाँ है, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको उधारी तो कुछ है ही नहीं ना, जो है पूरा आपका। अगर मान को इसमें इसमें से जो आपने पैसे लोगों को दे रखे हैं, इसमें से 25% लोग गड़बड़ भी कर जाते हैं, तो 75 तो आपका है ना, तो आपका बिजनेस कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि ये तो आपका था मात्र 20, 80 आपका इधर, मतलब 20% तो आपका खुद का पैसा था, 80% दूसरे का। अब आपने उससे बैंक में पैसा रखा हुआ, माल रखा हुआ, डिपॉजिट में है, दूसरों को पैसे बांट रखे हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और व्यापार खोल रखे हैं। तो उसमें अगर गड़बड़ होती है, अब मान को 50% लोग, 50% पैसा यहाँ से रिकवर नहीं हो रहा आपका, स्टॉक खराब हो गया, है कि नहीं, जिसको पैसा दिया वो लौटा नहीं रहा, फिर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खुद का पैसा कितना है, 20, 20 तो पूरा चला गया, आपने खुद की पूंजी खत्म, खत्म। अब तो दूसरों का कर्जा है, वो उल्टा 30% हमें बचा हुआ, समझ रहे हो? मतलब अब दूसरों का जो कर्जा है वो हमें लौटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो जितना हमारा खुद का था वो तो स्वाइप अप हो चुका, अब दूसरों के भरोसे में। तो इसलिए जितनी आपकी खुद की कैपिटल होगी, वो क्या होगा, आपका बिजनेस उतना ज्यादा सिक्योर रहेगा। ये फिर अगर आपने ले रखा तो लौटाने की सोचो, क्यों, जैसे यहाँ ये उधारियां खड़ी हैं, तो यहाँ भी उधारी खड़ी हुई, मतलब इधर लोगों से लेना, ये लेने हैं, और ये क्या, देने हैं। तो भैया इनसे ले लो, तो इधर दे दो, तो भी ठीक है, संतुलन बना रहना चाहिए, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा आदमी। ठीक है। तो अब इनको एक एक को समझ लेते हैं। कॉमर्स वाला है तो उसको पता है कि भैया कैपिटल क्या होती है, रिजर्व क्या होती है। अगर हम कॉमर्स वाले नहीं है तो हमें नहीं पता, पता कर लेते हैं, आज आपको पता चल जाए। तो अब देखो, हर एक हेड के बारे में लिखा गया, बोला गया। ये टैली के अंदर, ये अगर टैली की बात समझें, टैली में 28 ग्रुप बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, 28 ग्रुप पहले से बने रहते हैं, 28 ग्रुप। ठीक है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब होता है कि कोई जानकारी वो एक जगह मिलेगी आपको। ये स्कूल में हम पढ़ते हैं तो अलग अलग क्लास बने होते हैं, ये फर्स्ट क्लास का, ये सेकंड क्लास का, ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, टीचर भी नहीं पढ़ा पाएगा, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास का बच्चे को अलग सब्जेक्ट होगा, और 10th क्लास के बच्चे का अलग है, उसको समझने का पावर भी अलग है। तो उसी तरीके से ग्रुप होते हैं। ग्रुप से क्या होता है कि हाँ, एक जानकारी में एक जगह बनती है, हमें पता करना है कि पूंजी हमारी कितनी है, तो पूंजी में कैपिटल में जाएंगे।
हमें पता करना कि हमारे पास रिजर्व फंड कितना पड़ा हुआ, तो रिजर्व में जाएंगे। अगर हमें पता करना कि भैया हमें लोगों से सरकार को कितना टैक्स देना, तो हम ड्यूटी एंड टैक्स में जाएंगे। समझे ना? अलग अलग वो चीज है। लोन हमने कितने ले रखे हैं, तो लोन्स में जाएंगे वो चीज। तो स्टार्ट कर रहे हैं, पहला कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, बहुत सिंपल है। सुना होगा, लोग कहते हैं ना पूंजी बना ली उसने, कैपिटल बना ली, संपत्ति जोड़ ली। तो पूंजी मतलब होता है कि जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें लोन को छोड़कर, किसको छोड़कर, सिर्फ लोन को छोड़ना, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ना। लोन को छोड़कर जिन जिन चीजों से व्यापार प्रारंभ करते हैं वो सब हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने व्यापार प्रारंभ किया, तो आप समझ लो कि कैपिटल इन्वेस्ट की है, ठीक है। और अगर किसी से उधार लेके किया, फिर वो कैपिटल नहीं है, फिर वो नीचे आएगा, लोन आएगा। फिर क्या आएगा, वो लोन में आएगा। खुद का जो पैसा आप लगा रहे हो, ये खुद का सामान लगा रहा हूँ, मैं घर पे फर्नीचर रखा था, आपने कहा दुकान खोलूंगा तो ये घर का फर्नीचर वहां यूज हो जाएगा, तो भी आपकी क्या हो, कैपिटल है। लेकिन आपने किसी से उधार खरीदी तो आपकी कैपिटल नहीं है, फिर क्या हो, लोन है। तो खुद के व्यापार में जो हम पैसा लगाते हैं लोन को छोड़कर, वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। ठीक है, समय समय में आप उसको लगा सकते हो, आपको जब लग रहा है कि व्यापार में पर्याप्त पैसा है, तो निकाल भी सकते हो। और उसके बाद हम बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है कि नहीं। और उसके अलावा क्या होता है, हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में हम क्या करते हैं, पूरा तो पैसा खर्च नहीं करेंगे। व्यापार है, आज प्रॉफिट में कल हो सकता है उतना प्रॉफिट नहीं हो, या फिर कंपटीशन बढ़ेगा, नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, ज्यादा स्टाफ रखना पड़ेगा, दूसरी जगह ऑफिस खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या बना के रखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस बना के रखते हैं। तो वो अंडर आएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के, किसके अंडर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। जो हमारे पैसे हैं बचे हैं, जो हमने बांटे नहीं है, कंपनी को लाभ होता तो ऐसा नहीं पूरा बांट दिया लोगों में। लोग कौन, शेयर होल्डर। जैसे आपने टाटा कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो टाटा कंपनी में हिस्सेदारी हो गई, आपको डिविडेंड देगी कंपनी, वो देगी। लेकिन कुछ पैसा वो अपने पास बचा के रखेगी रिजर्व में, भविष्य के लिए। अब उसके बाद बात कर रहे हैं करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी होता है जो एक फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मतलब होता है 12 महीने। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, 12th मंथ। 12 मंथ मतलब अप्रैल से स्टार्ट होते हैं जी, वो खत्म कब होते हैं, मार्च में। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से मार्च, 12 महीने का होता है। तो एक करंट फाइनेंशियल ईयर में हमें क्या क्या दायित्व आए हैं, तो वो सब हमारे करंट लाइबिलिटी कहलाते हैं। मेन ग्रुप का नाम क्या है, करंट लाइबिलिटी है। वो उसके अंडर बाकी सारे आते हैं, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी ग्रुप का नाम हो गया। फिर उसके अंदर ये सारे आएंगे, क्या क्या आएंगे। तो पहले का नाम है प्रोविजन। क्या नाम है, प्रोविजन। जैसे हम अपन कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करो तो सैलरी कब मिलेगी, पहले मिलेगी बाद में मिलेगी, बाद में मिलती है ना, मंथ कंप्लीट। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं जॉब करने गए, उसने बोलो भैया आपकी सैलरी होगी 50,000 रुपये, ये लो 50,000 रुपये, अब आपको पूरे महीने काम करना है। ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। पहले काम करना पड़ता है, फिर सैलरी मिलती है। तो मार्च महीने के जो खर्चे हैं हमारे, अगर मैं खुद व्यापारी हूँ, तो मेरे लिए तो सैलरी खर्चा, बिजली का बिल खर्चा, पानी का बिल, जो बाकी कई सारे बिल, टेलीफोन का बिल, सब मेरे खर्चे। तो ये मार्च महीने के खर्चे, इनको पेमेंट कब करता हूँ मैं, अप्रैल में करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल कब से कब तक चलता है, अप्रैल से मार्च। तो वो दूसरे वर्ष में चले जाएंगे ना, 13वें महीने में चले जाएंगे। तो मेरी इधर प्रॉफिट सही बताएगा क्या, नहीं बताएगा। तो उसके लिए मुझे उनके लिए क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। मतलब ऐसे खर्चे जो मार्च महीने के हैं, लेकिन भुगतान उनका कब करेंगे, अप्रैल में करेंगे। तो ऐसे खर्चों के लिए बनाया जाता प्रोविजन। क्या बनाया जाता, प्रोविजन। अब कैसे बोलोगे सर, थोड़ा समझ नहीं आया। तो वैसे भी नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, एक दो बार में आएगा। सर थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा क्या कैसे, इसका? किसका, प्रोविजन का। नहीं, ये इसमें आप पढ़ा रहे हो ना, हाँ हाँ, इसका थोड़ा मतलब चेंज क्या क्या करना चाहिए मतलब। ये जो चल रहा है ना, हाँ इसका हाँ, कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ब्लैक में हो जाएगा क्या? नहीं कलर ब्लैक नहीं, वो तो व्हाइट ही रहेगा। कलर तो व्हाइट ही रहेगा। ये तो नोट्स मिल जाएंगे ना तुम्हें, ये तो नोट्स है, इनको तुम प्रिंट आउट निकाल लो, मोबाइल पे रीड कर लो। अब देखो, बात हम करें प्रोविजन की, तो प्रोविजन जो, जैसे हम सैलरी किसी को देते हैं, सैलरी की एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करेंगे भाई इसको, क्योंकि नॉमिनल खर्च, नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंस को डेबिट करो। और बदले में कैश को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि व्यापार से कम क्या होता है, कैश होता है, यही होता है। लेकिन जब हम सैलरी दे नहीं रहे, उसका प्रोविजन खड़ा कर रहे हैं, तो क्या होगा, सैलरी तो हम खर्चे में दिखा रहे हैं, लेकिन प्रोविजन खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, हम ऐसा करेंगे देखो, सही सैलरी को डेबिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट कैश को नहीं करेंगे, कैश दे ही नहीं रहे। डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे क्रेडिट, रमेश सैलरी, रमेश सैलरी प्रोविजन।
ये प्रोविजन फॉर रमेश सैलरी। मतलब सैलरी को डेबिट करेंगे तो भी है। हाँ, सैलरी तो डेबिट होगी क्योंकि खर्चा है। हाँ खर्चा है। क्रेडिट अपन करेंगे रमेश को, क्योंकि अगले साल पेमेंट हम सैलरी का नहीं करेंगे, अगले साल पेमेंट किसे करेंगे, रमेश का। हमने रमेश से उधारी अपने ऊपर बुक कर ली, समझ रहे हो बात। इससे क्या होगा कि हमारा खर्चा प्रॉपर आएगा। मार्च महीने खर्चा मार्च में बुक हो गया, और रमेश को तुमने एक्चुअल में पैसा नहीं दिया ना। अगर हमारे बंदा कोई भी काम कर रहा, उसको एक्चुअल पैसा नहीं दिया, तो उसके लिए हमने प्रोविजन बना लिया। उसके लिए हमने क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया। उसके लिए हमने क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया। क्लियर, कितना क्लियर हुआ। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस में गवर्नमेंट को जो हम टैक्स देते हैं वो अंडर किसके आएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस के आएंगे। जैसे पहले बेट चलता था, आज ये पेट्रोल डीजल में बेट आ रहा, बाकी जीएसटी चल रहा, ठीक है, ये पुराना था। सीएसटी स्टैंडर्ड टैक्स, टीडीएस चल रहा, टीसीएस है, सर्विस टैक्स भी बंद हो गया, है कि नहीं। एक्साइज सिर्फ दारू पे लगता, बाकी चीजों पे नहीं लगता, ठीक है। तो ये सारे, अगर गवर्नमेंट को हमें कोई भी टैक्स पे करना है तो अंडर कहाँ आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के, ठीक है। उसके बाद देखो संडी क्रेडिटर। संडी क्रेडिटर कौन होते हैं, वो ये व्यक्ति, फर्म अथवा संस्थाएं जिनसे कंपनी में उधार माल खरीदा, उनका लेजर इस ग्रुप में खोला जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था को अगर आप माल उधार दे रहे हो या संपत्ति उधार दे रहे हो, सॉरी दे नहीं रहे, खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तब उस व्यक्ति को किस ग्रुप में डालेंगे, संडी क्रिएटर में। अब ऐसा ग्रुप क्यों बना रहे हैं, ग्रुप इसलिए बना रहे हैं भाई, पता होना चाहिए ना किससे कितने लेना, किससे। तो कंप्यूटर में अगर हमने रस्टा ढूंढा ढांडी करी, ये रमेश पर दिनेश पर सुरेश, फायदा क्या उस चीज का। तो जब हम संडी क्रिएटर पर क्लिक करेंगे तो वो सारे व्यक्ति आएंगे जिनसे हमने उधार माल खरीदा हुआ, उनकी लिस्ट आएगी, जिनका बैलेंस बकाया, जिनका बैलेंस बकाया नहीं वो बराबर हो गए होंगे, बाकी उनकी डिटेल आ गई। तो ये हमारे क्या होते हैं, संडी क्रिएटर, क्योंकि हमें यार ध्यान रखना पड़ेगा जिनसे हम उधार माल खरीदा। अगर किसी से नगद माल खरीदा, रखने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि माल खरीद लिया आपने, पेमेंट उसको कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा खरीदो खरीदो। लेकिन अगर किसी से उधार खरीदा, उसका अपन लिखा नहीं, वो भी मान लो आपका परिचित का है, उसने बोला चलो ठीक है, ये मेरा पैसा नहीं दे रहे, ये उसने अपने मन में बना ली धारणा, वो मार्केट में आपकी बुराई फैल जाएगी। दूसरा क्या होगा, जब उससे माल खरीदोगे तो मना कर देगा झूठ मूठ कि नहीं है मेरे पास माल। तो आपको पता होना चाहिए किससे माल, कितना पैसा किसको देना, ताकि आपका बिजनेस का फ्लो नहीं टूटे। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, मैं सुना हो, अगर पढ़ा हो कॉमर्स, तो हमने कॉमर्स पढ़ा है, तो कॉमर्स से बोला जाता है कि जो, जैसे ब्लड होता है अपने शरीर में, अगर ब्लड है तो मैं बोल पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, ब्लड रुक गया ना, सब चीजें, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा पूरा। तो ऐसे ब्लड, बिजनेस में क्या होता है, पैसा, पैसा क्या होता है बिजनेस का, ब्लड होता है। अगर बिजनेस में पैसा आना जाना बंद हो गया तो मतलब बिजनेस क्या हो गया, डेड हो गया, चलेगा कैसे। क्योंकि आप स्टाफ रखो, उसको बोलो मैं तनख्वाह नहीं दूंगा, वो किराए पे मकान लो, बोलो मैं किराया नहीं दूंगा, होगा क्या। किसी से उधार सामान खरीदो, बोलो तेरे को पैसा नहीं दूंगा, तो कोई देगा कि आपको सामान नहीं देगा ना। तो ब्लड, ब्लड है पैसा, बिजनेस के लिए ब्लड है कि नहीं। तो जैसे हमारा खून में कम, खून कम हो जाता शरीर में, तो डॉक्टर क्या बोलता, भैया फल वल खाना चालू कर दो, नहीं तो क्या होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, आप डेड हो जाओगे, ये खून चढ़ा लो। बिजनेस में क्या होता कि ब्लड की कमी हो गई तो फिर उधारियां अपनी समय पे लो लोगों से, ये फलकाना हो गया। तो खून चढ़ाना मतलब क्या हो गया, पैसा नहीं है, लोग लौटा नहीं रहे, बोल रहे भाई साहब नुकसान में बाद में लौटा देंगे कुछ दिन बाद, तो लोन ले लो, लोन मतलब खून चढ़ाना हो गया अलग से एक्स्ट्रा, है कि नहीं। चुका पाए तो ठीक है, सूट नहीं हुआ तो फिर दोबारा डेड हो जाओगे। तो ये भाई क्रेडिटर है। क्रेडिटर पैसे की बात नहीं हो रही, सिर्फ माल और संपत्ति, समझना, अंतर भी समझना जरूरी है। अब बोलोगे सर पैसा ले रहे हो कहाँ आएगा, तो भाई पैसे की चिंता कहाँ, पैसे लेंगे तो इधर आएगा नीचे, नीचे मतलब सिक्योर्ड में, अनसिक्योर्ड में। तो देखो लोन हम क्यों लेते हैं, आर्थिक जरूरतों को पूरा करने। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आर्थिक जरूरतें ना पूरा करने के लिए लोन ले, ऐसा कोई नहीं है। आप बोलोगे सर शादी के लोन लेते हैं, तो भाई मतलब वही जरूरत पड़ी ना आर्थिक, आपको अंबानी है, अब अंबानी लोन लेगा तो उसे आर्थिक, अब बोलो सर उसको आर्थिक जरूरत थोड़ी है, भाई उसको आर्थिक जरूरत नहीं है, उसके व्यापार को तो है, व्यापार के लिए लेगा। व्यापार की आर्थिक जरूरत है, आर्थिक जरूरत अपनी थोड़ी होती है, व्यापार की भी होती है। तो व्यापार की आर्थिक जरूरत, किसी की भी आर्थिक जरूरत को पूरा करना हो तो आदमी के लेगा, लोन लेगा। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मान के चलो, अब कार चाहिए भैया, पैसा नहीं है जेब में, वही बात, तो फिर क्या करेंगे, कार के शोरूम में चले जाओ, वो बोलो सर ये 50,000 रुपये ले लो, गिन लो इनको, और मुझे लोन करवा दो आप।
आपकी कार बिक जाएगी, मैं कार चला लूंगा, देता रहूंगा 10,000 5,000 करके, 20,000 रुपये सैलरी है मेरी। ठीक है। तो ये आर्थिक जरूरत पूरा करना लोन। अब लोन दो तरीके के होते हैं, मतलब लोन बहुत तरह, वो लोग लोन दो नहीं, बहुत तरह के वो टाइप हो गए, उसके सब टाइप हो गए। कार लोन, पर्सनल लोन, ये लोन वो लोन, प्लॉट पे लोन मिल रहा, घर पे लोन मिल रहा है कि नहीं, ज्वेलरी पे लोन मिल रहा। लेकिन बड़े लेवल पे दो तरीके के होते हैं, एक होता है जिसके बदले सिक्योरिटी रखी जाए, गिरवी रखा जाए कुछ चीज मोर्गेज में। वो एक होता है जिसके बदले कुछ चीज गिरवी नहीं रखा जाए। तो जिसके बदले गिरवी रखा जाए वो बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, क्योंकि बैंक खुश रहता है, कोई दिक्कत नहीं। 50 लाख का मकान रख जाओ, 25 लाख ले जाओ, आप भी खुश वो भी खुश। वो इसलिए खुश कि आपने कभी गड़बड़ कर दी तो उसके तो खड़े हैं। अब 50 नहीं तो 40 तो मिलेंगे, 35 तो मिलेंगे, तो वो प्लस में है। आप इसलिए खुश कि मकान मकान तो अपना ही है, लौटा देंगे पैसे, है कि नहीं। मैं यूज करूंगा, बिजनेस करूंगा, 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा, बैंक 50 लाख लौटा दूंगा, है कि नहीं। तो वो हमारा सिक्योर्ड हो गया। वो अनसिक्योर्ड क्या हो गया, जिसके बदले गिरवी नहीं रखना कोई चीज, जैसे सरकार ने भी कर दिया कि छोटे मोटे लोन 10 लाख तक के लोन लेने हो कोई मुद्रा स्कीम में, जिसमें आप कोई व्यापार करो एक्चुअल में, तो आप अनसिक्योर्ड लोन ले लो। सरकार बैंक दे रही है आपको, अनसिक्योर्ड में कुछ भी गिरवी नहीं रखा आपने, है कि नहीं। अब मान लो आपने डिफॉल्ट हो गया, आप गलती से, एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, गलती से हो गए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कहते ना, माफ करा आपको, वो वाली चीज है, क्योंकि कुछ आपकी गिरवी रखी नहीं है, कुछ नीलामी होनी नहीं कोई चीज की। वो हमारा अनसिक्योर्ड लोन हो गया। ज्यादातर बैंक अनसिक्योर्ड लोन देता नहीं है, क्यों। क्योंकि आपको अनसिक्योर्ड लोन दे दिया तो आप पैसा आपकी, आप ले लिए 50 लाख, 50 लाख आपके, आपने फॉर्च्यूनर खरीद ली, तो घूम रहे हो। अब फॉर्च्यूनर से कमाई तो होगी नहीं। अब किसी कोई ठेकेदारी कर रहा कोई नेता, उसकी तो कमाई हो जाएगी, लेकिन आपकी नहीं होगी। तो इसलिए लोन कैसे देगा आप, करो मॉर्गेज रख के देगा। जी हाँ। अब लोन का ही एक टाइप और है, जैसे लोन में क्या होता है कि आपको पैसा मिल जाता है, एक हमारा लोन खाता है, उससे हमारा एक दूसरा खाता खोल के उसमें पैसा डाल देते हैं। अब आप पैसा यूज करो नहीं करो उन्हें कोई मतलब नहीं, वो तो ब्याज देना स्टार्ट कर देंगे, वो ईएमआई लगेगी, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आज लोन लो कल चुका दो, ऐसा नहीं है लोन दे दिया, सिस्टम। हाँ, उनने लोन दे दिया। इधर सीमेंट हाँ, हो जाएगी। उनका ऐसा नहीं कि आप आज लोन लिया 15 दिन में लौटा रहे हैं, वो नहीं चलेगा उनको, क्योंकि चार्ज तो पूरा लगेगी, आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज लगता था। तो उस समस्या से बचने के लिए बनाई गई है ओडीओसीसी, नाम सुना हो, बैंक ओवरड्राफ्ट ओसीसी का। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि खाते में पैसे नहीं है तो भी आप पैसे निकाल सकते हो, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो वो मर्जी से नहीं होता है, तो आदमी कितना भी निकाल ले, फिर तो बात ही क्या है, फिर जमा क्यों कर रहे हैं खाते में, निकालते जाओ। नहीं, लिमिट बनती है आपकी। जैसे मान लो मार्कशीट देख के कोई स्कूल में एडमिशन मिलता है, नौकरी लगती है, उसी तरीके से बिजनेस की बैलेंस शीट देख के हमें लोन मिलते हैं, हमें ओडी बनती है। तो बिजनेस की बैलेंस शीट देखी बैंक वाले ने, खुश हो गया, यार बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हो आप तो, आपकी ओडी बना देते हैं। तो आपने बोला सर मुझे पैसे की जरूरत तो पड़ती नहीं, लेकिन कई बार सीजन होता। हाँ, सिविल भी देखते हैं, तो सीजन के टाइम पे क्या होता है कि ज्यादा माल खरीदना पड़ता, तो उस समय जरूरत पड़ जाती है, वो 2 महीने माल बेच देता हूँ, दोबारा पैसा आ जाता, मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है सर, लिमिट बना देते हैं। तो लिमिट बनाने में क्या हो गया, मान लो 10 लाख की लिमिट बन गई, तो आपको जब जरूरत पड़ी 5 लाख की, आपने 5 लाख निकाल लिए। आपने कोई सौदा किया, लाभ हुआ, फटाक से 15 दिन में वापस कर दिए, तो 15 दिन का ब्याज लगेगा पूरा, और फिर आप आराम से बैठ गए। अब आप मान लो 1 साल तक कोई सौदा ही नहीं आया, प्रॉपर्टी का काम करते कोई सौदा ही नहीं आया, तो आप बैठे हो हाथ पे हाथ धरे, वो 5 लाख जो कमाए थे उनको खा रहे हो आराम से, बैंक का लौटा दिया, अपना जो प्रॉफिट है अपने जेब में। अब दोबारा जरूरत पड़ी तो दोबारा निकाल लिया बैंक से। नहीं तो लोन में क्या होता है, एक लोन भर दिया, फिर दोबारा लोन की प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगी, बैंक वाले परेशान, आप भी परेशान। तो ओडी बनाने से फायदा ये होता है कि जब जरूरत है तब निकाल लो, जितना पैसे निकालो उतने ही ब्याज लगे। ऐसा नहीं 10 लाख का ओडी बन गया 10 लाख का ब्याज नहीं, आपने उनको पैसे निकाले नहीं, 1 साल यूज ही नहीं किया, तो कुछ भी ब्याज देना ही नहीं है। लेकिन लोन होता, लोन में ऐसा होता नहीं, लोन में तो आप किस्तें भरनी पड़ती, वो प्लस क्या होता, क्या होता, एक तो किस्त भरनी पड़ेगी, दूसरा क्या होगा, दूसरा आप पे जो इंटरेस्ट है वो चलता रहेगा। ओडी में ऐसा नहीं, ओडी में नहीं नहीं निकाले पैसे तो लगेगा नहीं लगे, ये फायदा है। अब देखो, तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड की हो गई। ये सब चीजें कैसे थी, मैंने कहा रिजर्व और पूंजी को छोड़ के बाकी सारी चीजें होती हैं हमें, जो दूसरों ने हमने ले रखी है, हमारा कुछ भी नहीं है कि नहीं। हमारी क्या थी, हमारी थी एक तो पूंजी, और एक था रिजर्व। बाकी ये सारी चीजें जितनी मैं बोले सब कोई अपनी है क्या, प्रोविजन अपने नहीं है, ड्यूटी एंड टैक्स अपने नहीं है, क्रेडिटर अपने नहीं है, लोन अपने नहीं है, ओडी अपनी नहीं है, ये सब दूसरों का पैसा लेकर रखा हमने। अब खुद का क्या क्या है, ये पैसे दूसरों से उधार लिए उसका क्या करना है, तो वो दूसरी साइड होता है जिसे बोलते हैं एसेट। तो उस पैसे का आपने ये तो एसेट खरीद रखी होगी, फिक्स एसेट, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिल्डिंग, ये सब हमारी फिक्स एसेट कहलाती हैं, वो होंगी। उसके अलावा जैसे वहां करंट लाइबिलिटी थी,
तो यहाँ करंट एसेट होगी। ठीक है, 12 महीने हमने व्यापार किया तो उससे हमने क्या बनाया, वो करंट लाइव एसेट में होगा। तो वो हमारा जो पैसा हो सकता है वो हमारे कैश एंड में हो सकता है, हमारा कैश पड़ा हुआ बैंक में हो सकता। वो बैंक में किस रूप में हो सकता है, लोन होता तो उधर होता। बैंक में हमारे दो प्रकार के खाते और होते हैं ना, सेविंग और करंट, है कि नहीं। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बैंक अकाउंट अंडर आते हैं। ठीक है। और जैसे बैंक ओडी का उदाहरण, ग्रामीण क्षेत्र में अपने आसपास सिमरी जुड़ा हुआ, तो केसीसी नाम सुना हो, किसान क्रेडिट कार्ड। सर आप जैसे मेरी है। हाँ, तो केसीसी में वही होती है, लिमिट होती है तुम्हारी, लिमिट रखी। जितना पैसा निकालो उतने ब्याज लगेगा ना, ऐसे नहीं कि पूरे पे लगेगा। अब मान लो साहब फसल है, पानी लेट हो गई, फसल लेट हो गई किसी कारण से, या तुम्हारा मन मना भी नहीं करना, भी कुछ काम और करना हो, तो जब पैसा नहीं निकालना नहीं लगेगा, जब निकाला तभी लगेगा। वो चीज है। वो किस आधार पर मिलती है, वो तुम्हारी खेती के आधार पर मिलता है, तुम्हें खेती नहीं। अब मैंने एक प्लॉट खरीदा, मैं कहता मैं केसीसी बना दूं, बना देगा क्या, नहीं बनाया। उसके बाद हमारा है स्टॉक इन हैंड, उसके बाद क्या, इसरो इन हैंड। हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में माल बिकने से जो बच गया उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक एंड बोलेंगे। तो सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिसमें बिजनेस जीरो माल नहीं कर सकते। और ये किराने की दुकान है, अब ये थोड़ी कि 31 मार्च आ गई वो बोले सब सेल लगा दी उसने फ्री में ले जाओ माल। वो तो रखा रहेगा अपनी दुकान में, अगले साल बेचेगा, जब तक एक्सपायर नहीं होता तब तो बेच सकता है ना सरकार के अनुसार। एक्सपायर माल नहीं बेच सकता, बाकी तो माल बेच सकता हो। वो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी एक्सपायरी नहीं होती, तो उनको लाइफ टाइम बेच सकता। तो स्टॉक रेंट में हमारा वो सामान आता जो साल के अंत में बिकने से बच जाए, वो हमारा क्या कहलाता, स्टॉक रेंट कहलाता। ठीक है, वो हमारा हो गया स्टॉक रेंट। अब एक बिजनेस ऐसा है जिसमें से हमें स्टॉक को जीरो करना पड़ता है, जैसे दारू का जो बिजनेस होता है, तो उसमें स्टॉक को जीरो करना पड़ता है, हर साल ठेके रिन्यूअल होते हैं। तो इसीलिए सुना होगा कि मार्च आते आते सेल लग जाती है, कि जो दारू पे वो मार्जिन कमा रहे हैं वो मार्जिन छोड़ के बेचते हैं उसको, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनको दूसरी लोकेशन का टेंडर मिलेगा, है कि नहीं। तो या तो उनको सरकार को वापस करना पड़ेगा उसको, है कि नहीं, फिर वो दूसरी जगह अलॉट होंगी। ये फिर क्या करना पड़ेगा उनको, ये उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहा साहब अब तो मेरा ठेका बंद हो गया, अब तो मैं घर से बेचूंगा एक एक, वो नहीं कर सकते, लाइसेंस आधारित काम। ठीक है। उसके बाद है हमारा डिपॉजिट। जैसे टेलीफोन कनेक्शन लेना हो, बिजली का बिल लेना हो शिवपुरी में, तो क्या देना पड़ता है हमें, डिपॉजिट देना पड़ेगा। बिना डिपॉजिट के नहीं लगेगा बिजली कनेक्शन, डीपी डीपी लगानी होती है गाँव में तो डिपॉजिट देना पड़ता है उसका, वो हमारे डिपॉजिट होता है। बड़े शहरों में क्या होता है, फ्लैट आप लोगे तो वहाँ सब तैयार मिलता है, आपको जाके रहना वहाँ, कपड़े सब, कपड़े तो खुद के रखने पड़ते हैं, मतलब जो बेसिक अलमारियां हैं, है कि नहीं, बर्तन है खाने के, बेड मैट सब आपको मिलेंगे। उससे फायदा क्या होता है कि आप कभी भी जा सकते हो और कभी भी रह सकते हो, अपना सामान लेके जाना, अपना कपड़े वगैरह लेके जाना है बस आपको। लेकिन अब आदमी क्या, अब मान के फ्लैट का किराया 20,000 रुपये या 25,000 रुपये, 30,000 50,000 भी है, वहां में सामान लगा 5 5 लाख रुपए का, एसी कूलर पंखा, आपने 50,000 किया, 1 लाख किराया दे दिया उसको, गाड़ी अपने दोस्त को ला लिया, वो गाड़ी भर के ले गया पूरा माल, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो वो क्या करेगा, मकान को उठा के नहीं ले जा सकते, तो वो क्या करते हैं कि डिपॉजिट अमाउंट लेते हैं, जितना उनने सामान रखा वो उसकी वैल्यू प्लस कुछ और चीजें जो आप डिसमेंटल करने से उनका नुकसान हो सकता है, उतनी वैल्यू ने डिपॉजिट के रूप में ले ली। अब आप हर महीने किराया देना वो अलग से, आपका डिपॉजिट उनके पास जमा हो गया, आपने किराया दिया, समय पे किराया दिया, सब कुछ बढ़िया हुआ। वो जब आप खाली करके जाओगे, सब चीजें प्रॉपर होंगी, तो आपका डिपॉजिट आपको लौटा दिया जाएगा। अब अगर वो आया, वो एक पंखा गायब मिला, हाँ। बोले सर मुझे पता नहीं, तो वो पंखे का वो बोलेगा मुझे भी पता नहीं, तुम्हारे पैसे से मैंने पंखे के पैसे काट लिए। अब फ्रिज है, फ्रिज खराब है, तो बोलेगा इसको सही करा के दो, नहीं तो इसके फ्रिज के पैसे मैं तुम्हारे उसका काट रहा हूँ। तो उसको सिक्योरिटी होगी मकान मालिक को, है कि नहीं। और जो व्यक्ति है उसको भी ये है कि तोड़ने नहीं है, नहीं तो मेरा पैसा गया वो वाली बात है। तो हमारा क्या कहलाता हो, डिपॉजिट कहलाता। उसके बाद हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोगों को पैसा देंगे, तो जो हम लोगों को पैसा देंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन मतलब जो हम दूसरों को देते हैं वो लोन होता है, एडवांस मतलब हमारा स्टाफ है और उसकी सैलरी 10,000 रुपये, उसकी शादी है, उसने बोला सर हमें 20,000 रुपये 30,000 रुपये दे दो इस महीने, थोड़ा आगे आप 5 5 हज़ार करके काट लें, 3 3 हज़ार रुपये का काट लेंगे। तो वो भी अंडर किसके आएंगे, लोन्स एंड एडवांसेस में आएंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारा डेप्टर्स। हमने क्रेडिटर पढ़ा था, क्रेडिटर का उल्टा है। डेटर में क्या होता है, हम बिजनेस करें तो हमें भी उधार बेचना पड़ेगा, इस पे नहीं कि हम उधार खरीदेंगे खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, बेचना ही पड़ेगा। तो जब हम उधार माल बेचते हैं या कोई उधार संपत्ति बेचें, लिखा नहीं है लेकिन उधार संपत्ति भी हम बेचते हैं, तो वो किसके अंडर आएगी, डेटर के अंडर आएगी। संडी डेप्टर, संडी मतलब होता है विविध, अलग अलग बहुत सारे। ठीक है, संडी शब्द का मतलब क्या होता है,
डेटर मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको हम जिससे जिससे हमें पैसे लेने हैं, हमने उसको उधार माल या संपत्ति बेची है, वो व्यक्ति। इन्वेस्टमेंट हम सब जानते हैं, इन्वेस्टमेंट आदमी क्यों करता? लाभ कमाने के उद्देश्य से। और तो उद्देश्य नहीं रहता कोई इन्वेस्टमेंट का, एक ही रहता, लाभ कमाना। तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो लाभ कमाने के उद्देश्य, मान को मैं सिंपली कोई व्यापारी है, वो सिंपली व्यापार कर रहा है। अब सिंपली की लिमिट लिमिट है। अब ऐसा तो नहीं कि सिंपली में बैठे बैठे वो 500 करोड़ कमा ले, नहीं कमा सकता। जितना पैसा उतना ही कमा सकता। तो उसने कहा थोड़ा पैसा मैं स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, कोई जमीन खरीद ली उसने कुछ और कंपनी में लगा दिया। तो वो क्या कहलाता है उसका? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो उस पर क्या मिलेगा? उसको प्रॉफिट मिलेगा, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी उसको। वो नॉर्मल व्यक्ति क्या कराता? FD कराता, FD करा ली, म्यूचुअल फंड करा ली, खरीद लिए, है कि नहीं, स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत लगा दिया, वो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। NPS करा लिया, नेशनल पेंशन स्कीम के, रिटायर होंगे, ये जब बूढ़े हो जाएंगे तो उसका हर महीने कब इतना इतना मिलता रहेगा, या एक मुश्त अमाउंट इतना मिल जाएगा, उस समय आराम से बुढ़ापा कटेगा, है कि? मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स। हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कई खर्चे बड़े बड़े होते हैं, जैसे पुताई है। हमने ऐसी पुताई कर दी, वो विज्ञापन ऐसे कर दी, 10 साल तक हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं, कितने? 10 ईयर। अब 10 ईयर के खर्चे हो गए, लेकिन अगर एकदम से खर्चा दिखा दिया लाभ आने में, तो हमें कोई लोन नहीं देगा, दिक्कत हो जाएगी ना। लोन तो लेना, व्यापार करना है तो। और दूसरा, जिनने हमें पैसे दे रखे हैं उधार, वो फिर खुश रहेंगे अगर प्रॉफिट होगा, पता चलेगी उसको लॉस हुआ तो नहीं ले, लोन अपना वापस मांगिए, हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो बिजनेस के खर्चे ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में जो होते ही हैं, उन्हें हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उनका लाभ लंबे समय तक मिलेगा। तो जैसे मान लो इस साल विज्ञापन में 5,000 खर्च करने थे, हमने कर दिए 50, जो कि वाजिब नहीं है। वाजिब कितने? 5,000 है। तो इस साल हम 5,000 ले लेते हैं, 45,000 अपनी संपत्ति बना लेते हैं। संपत्ति है नहीं, हमने बना लिया इसको। पर अगले साल 5,000 के विज्ञापन है, अगले साल हम खर्च करेंगे मात्र 1,000 विज्ञापन पे। वो 4,000 या 5,000 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6,000। समझ लो, हर साल ऐसे करते जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये 45,000 वैल्यू कितनी जाएगी? 0। तो हमारा व्यापार भी लॉन्च हो गया, हमारा लाभ हानि प्रॉपर दिखाता रहा, पूरा खर्चा नहीं बताया हमने। वो 5 सालों में हम फिर उसके बाद दोबारा विज्ञापन कर देंगे। इसलिए अभी देखा होगा, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसके हर जगह विज्ञापन आते हैं, टीवी में, अखबार में, हर जगह आते हैं। और कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाता है, क्यों? वो खूब सारा पैसा खर्च कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको खर्चे में डालते रहते हैं। फिर जब उन्हें लगता है कि मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट आ गया है, हमारा सामान कम बिकने लग गया, तो वो अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन दोबारा निकाल लेते हैं। होता है टीवी पे, देखिए विज्ञापन। उसके बाद ब्रांच एंड डिवीजन। मान लो हमारे पास, मैंने कहा 100 रुपए है खुद का, और 100 रुपए में से हमने 15 रुपए एक दूसरे बिजनेस में लगा रखा, तो उसको भी पता होना चाहिए ना कितना लगा रखा वहां, तो वो हमारा कहाँ आएगा? अंडर ब्रांच डिवीजन में आएगा। तो ये हमारी एसेट साइड भाई कंप्लीट हो गई है। अब जो हम देख रहे हैं वो है प्रॉफिट लॉस का पार्ट। क्या? प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बनता, जिससे हमें पता चलता है कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। बैलेंस शीट से तो हमें ये नेट पता चल जाएगा कि हमें लाभ हुआ कि हानि हुई, लेकिन ये पता चलेगा कैसे हुई। अगर आपको ये पता करना कि लाभ हुआ या हानि हुई कैसे हुई, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नाम के अनुसार चलता है, देखो। पहले का नाम है परचेज, मतलब हम जो माल खरीदते हैं, वो नगद खरीदें या उधार खरीदें, उसका ग्रुप क्या रहेगा? परचेज रहेगा। जो बेचते हैं, सेल, नगद खरीदें या उधार, नगद बेचें या उधार बेचें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल। उसके बाद खर्चे हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा? इनडायरेक्ट खर्चा हमारा वो खर्चा होता है, सैलरी है। सैलरी है, रेंट है, डोनेशन है, ये सब हमारे कौन से खर्चे हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो हम करें ना तो भी व्यापार चल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट खर्चा वो जिसके बिना हमारा व्यापार नहीं चलता, जो माल की कीमत में बढ़ोतरी करता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करता है, उसको बिक्री योग्य बनाता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे सुनार है, तो सुनार अगर आपको कहते हैं ना, जिस थैली में दूध देते हैं उस थैली में अगर दे दे कार, तो आप लोगे क्या? मजा नहीं आएगा। लेकिन वो बढ़िया डिब्बा में सजा के देता तो आपको अच्छा लगता है, 5 लाख कार, 2 लाख कार लिया। तो जो उसके डिब्बे पे कॉस्ट है, वो उसका खर्चा कौन सा? इनडायरेक्ट नहीं है, उसका डायरेक्ट खर्चा है। क्यों? क्योंकि जब तक डिब्बे में पैक करके नहीं होगी तब तक नहीं लोगे आप। लेकिन दूध वाला, तो दूध वाला थैली है जो उसकी, वो इनडायरेक्ट खर्चा उसका। आप वो कह सकते हैं मैं डोलची लेके आओ अपनी। लेकिन अगर आप वो थैली में रख के दे रहा, तो आपकी भी सुविधा होगी, उसकी भी सुविधा होगी, तो उसका दूध ज्यादा बचेगा। वो कुछ दूध वाला ऐसे बन जाएंगे, मैं बिना अब थैली नहीं दूंगा, आप तो डोलची लेके आओ, तो वहां वही आदमी आएगा जो डोलची लेके जा सकता है। समझ रहे हो बात?
तो डायरेक्ट खर्चा वो है जिसके बिना व्यापार चलेगा नहीं, जो सुनार है। अब सुनार, सोने के बिस्किट आते हैं, शुद्ध सोना आता, उसको फिर गला के बढ़िया तरीके से डिजाइन वो सोना बनाया जाता है। तो अगर कोई सुनार सोना नहीं बना, वो सोने के बिस्किट बेचे, तो कितने लोग बिस्किट खरीदेंगे? बिस्किट खरीदते हैं लोग, लेकिन हर कोई तो नहीं खरीदता। महिलाएं तो बिल्कुल नहीं खरीदती, उन्हें मतलब ही नहीं बिस्किट का। जबकि बिस्किट की वैल्यू ही ज्यादा, क्योंकि जब आप ज्वेलरी खरीदते हो तो उसको 15% या जो भी उसका मेकिंग चार्जेस रहता है वो लेस हो जाएगा, फिर आपको बनाने बेचनी का। पड़ेगी, बनाने का चार्ज लेस हो जाएगा, पहले उसको गलाएंगे वो चार्ज लेस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन शुद्ध सोने में ऐसा नहीं होता, शुद्ध सोने में थोड़ा सा पैसे कट जाते हैं, बाकी पूरा आपको मिल जाता है, लेकिन उसका यूज है कि शुद्ध सोने का कोई यूज नहीं है। वो बिस्किट आप पड़ा कोई मतलब का नहीं है। तो सुनार को जो मजदूरी देनी पड़ रही है उसको बनाने की, वो उसका कौन सा खर्चा? डायरेक्ट खर्चा। कि जब तक वो देगा नहीं तब तक उसका व्यापार चलेगा नहीं। कोई किनारे की दुकान वाला, वो मान लो बैराड़ में उसकी दुकान है, वो शिवपुरी से माल ही नहीं खरीदे, बोले आप गए टूट पे लेना, बोले ये पर्ची बना के ले जाओ शिवपुरी फलाने व्यापारी से खरीद लेना, तो आप लोगे क्या? अब ज्यादा सामान लेना तो चलो एक और ले भी लोगे। अब बिस्किट टॉफी नमकीन ये के लिए शिवपुरी थोड़ी आओगे, किराया कितना हो जाएगा? तो ट्रांसपोर्टेशन कौन सा खर्चा हो गया उसका? जरूरी खर्चा हो गया। फैक्ट्री है, वहां बिजली है, बिजली से जरूरी खर्चा होगा, क्योंकि अगर फैक्ट्री में बिजली नहीं होगी तो उत्पादन ही नहीं होगा। बाकी कोई ठेला चला रहा है तो उसको बिजली की जरूरत नहीं होती, दिन दिन में चल रात में नहीं चला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैक्ट्री में संभव है क्या? फैक्ट्री चलेगी नहीं जब तक बिजली नहीं होगी। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। सैलरी है, अगर कोई किरानी दुकान चला रहा है तो सैलरी उसके लिए इनडायरेक्ट है। क्यों? अकेला भी चला सकता है, दो लोग मिलकर। जो स्कूल है, स्कूल के लिए सैलरी डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि अगर सैलरी अगर टीचरों को नहीं रखेगा तो देगा कैसे? पेमेंट दे ही नहीं सकता। तो खर्चा कौन सा हो गया? सैलरी स्कूल के लिए डायरेक्ट खर्चा हो गया। व्यापारी के लिए इनडायरेक्ट खर्चा, क्योंकि अकेला भी देखा हो कई सारी दुकानों पे अकेला व्यक्ति काम करता है कि नहीं, कोई स्टाफ नहीं रखा, वो कई जगह 10 लोग काम कर रहे हैं। तो 10 जगह का कारण है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन डायरेक्ट खर्चा हो जाएगा। हाँ इसलिए डायरेक्ट खर्चा हो जाएगा स्कूल, क्योंकि स्कूल उसी पे आधारित है, स्कूल और खर्चे ही नहीं है। स्कूल खर्चा क्या है? टीचरों की तनख्वाह, जो मेरी हो कौन सी इनकम हो गई? वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। वो मेरी कौन सी इनकम हो गई?